जागे हो, पहले खाओ। वानू ने पेट में घबराहट महसूस की, कटोरे को देखा और मन ही मन सोचा, ये खाना शायद जहरीला हो, लेकिन ये एक खेल है। एक और खाने से क्या होगा, शायद जी उठ जाऊंगा। उसने बिना सोचे इसे अपने मुंह में डाला और सोचा, अगर अच्छा लगे तो खा लूंगा। खाने के बाद वानू बेहद हैरान और खुश हुआ कि वो रो पड़ा जैसे उसने कोई नई सच्चाई पाली हो। उसने खुशी से कहा, स्वाद है गोमांस का, ये गेम सचमुच खाया जा सकता है। फुतरोंग ने खुद को सोचते हुए कहा, मैं तो सुस्त और निर्जीव लग रहा था, लेकिन ये खाना नहीं खाने से मेरा ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है। उसने आगे कहा, पर मैं सोचता था कि यह सब इतना वास्तविक नहीं होगा। फुतरोंग ने एक महिला खिलाड़ी की कल्पना की जो कांटे से खाना खिला रही हो और कहा, पार्टी अभी लंबी है, क्या तुम मेरे साथ खाओगी? सान ने सूप का कटोरा देखा और सोचा, फिर कटोरे से उठती हुई बैंगनी धुआं देखकर पूछा, यह किस तरह का स्टू है? ओल्ड बाक मुस्कुराए और बोले, मांस। सान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन सा मांस? ओल्ड बाक ने जानवर की ओर इशारा किया और कहा, म्यूटेंट हाइना। असल में हमें पता नहीं कि ये भेड़िए हैं या कुत्ते, पर ये सब म्यूटेंट जानवर हैं। ये सुनते ही वानू ने पहले जो कुछ खाया था उसे तुरंत थूक दिया। सान ने कप उठाकर स्वाद चखा। उसका चेहरा घृणा से भर गया। उसने पूछा, ये तो बहुत मछली जैसा बदबूदार है, क्या तुम लोग मेरा मजाक कर रहे हो? डीप टॉप, फुतरोंग और क्वांग फॉन सभी सान के सवाल सुनकर चौंक गए। डीप टॉप बोला, मुझे नहीं पता। फुतरोंग ने कहा, यह एनपीसी द्वारा लाया गया है। ओल्ड बाक ने सान के कान में कहा, अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैनेजर से थोड़ा सौदा कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारे पास कौशल हो, तुम्हें जरूर काम मिल लिया जाएगा। साडैन अचानक जोर से हंस पड़ा और दोनों गले लगकर हंसने लगे। उसने फिर कहा, सच में? तो फिर मुझे भी कोशिश करने दो। यह सुनते ही वान टू ने उत्साहित होकर हाथ उठाया और कहा, क्या मैं बढ़ी बन सकता हूं? मुझे बढ़ीगिरी आती है। बूढ़े बोझ हैरान रह गए। उनकी आंखें ओह और मुंह की तरह हो गया। बढ़ी? वो दौड़ते हुए वान टू के कंधों को दोनों हाथों से पकड़कर बोले, तुम्हें सच में बढ़ीगिरी आती है? वान टू घबरा गया और बोला, हां, हमारे घर में फर्नीचर बिकता है, हाथ से बनाए गए आइटम्स। जिसे चाहिए मुझसे संपर्क करे, मैं थोड़ा सस्ता भी लूंगा। तभी फुयोंग ट्रोंग कहीं से प्रकट हुआ और वान का हाथ पकड़कर शक भरे लहजे में बोला, बहुत अच्छा। और उसका दूसरा हाथ लाबच ने कसकर पकड़ लिया। लाबच बोला, हम एक कारीगर की तलाश में हैं, तुम हमारी मदद करो। वान टू घबरा गया और कुछ समझ नहीं पाया जब दोनों उसे घसीट कर ले जा रहे थे। उसने सूप का कटोरा पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया, रुको, मैंने अभी सूप खत्म नहीं किया। लेकिन बूढ़ा बोझ और फू ट्रोंग उसे रफ्तार की रोशनी से घसीट ले गए। वान टू इतना डर गया कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। बूढ़े बोझ बोले, उस सूप को बाद में पी लेना, शेफ से कहकर एक नया बनवा लेंगे, और भी अच्छा होगा। फुयोंग ने भी हामी भरी, सही बात है भाई, मेरी बात मानो, उसका स्वाद अच्छा नहीं है। पहले हम तुम्हें इस खेल से परिचित कराते हैं। साडैन खड़ा होकर दूर से देखता रहा जब वान टू को घसीटा गया। केवल उसकी चीखें गूंजती रही। साडैन डर गया। उसने कल्पना की कि लाबच कुछ अजीब छोटे कपड़े पहनकर घूम रहा है, और फिर फुयोंग ट्रोंग चिकनी बातों से वान टू को फंसा रहे हैं। हमने उसे इस गेम से परिचित कराया, लेकिन उसे कुछ गंदे काम करवाए। उसने पूछा, क्या यह गेम लीगल है? डीप टॉप ने क्वांग फॉन की ओर देखा और झिझकते हुए जवाब दिया, ठीक है। क्वांग फॉन ने भी झिझकते हुए कहा, मूल रूप से। साडैन इन बेकार जवाबों से गूंगा रह गया। डीप टॉप ने कल्पना की कि कोई हॉट लड़की उससे कह रही है, भाई टॉप, यह गेम बहुत कठिन है, जल्दी से मेरी मदद करो। और वो ठंडे अंदाज में जवाब देता, मैं हूं ना, तुम्हें उड़ाऊंगा। डीप टॉप ने यह सोचकर खुश होकर कहा, वैसे भी मुझे लगता है कि असली कंटेंट अभी आया ही नहीं। फिर डैन को गुस्सा आया, ये सब जवाब इतने अस्पष्ट क्यों हैं, और ये फिर मुझसे पूछने आए हैं? बहुत मुश्किल से टेस्ट की पात्रता मिली थी, इसलिए वो बाहर देखने गया। बाहर सब निर्माण स्थल खंडहर बन चुके थे। लाबच और फू ट्रोंग लकड़ी के साँचों पर चर्चा कर रहे थे। वान टू ने आरी उठाई और लकड़ी की गुणवत्ता देखी और कहा, तुम्हारा मटेरियल ठीक से तैयार नहीं है, देखो, इस पर फफूंदी लगने वाली है।
बूढ़े बोच ने उस लकड़ी के सांचे को देखकर संतोष की सांस ली और मन ही मन सोचा कि ये नया आदमी वांटू वाकई में अच्छा कारीगर है। वांटू ने पसीना पोंछा और पास जाकर पूछा, अब ठीक है? बूढ़ा बोच बेहद संतुष्ट हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है भाई, बहुत मदद की तूने। वांटू मुस्कराया और बोला, औपचारिकता मत करो, कुछ भी चाहिए तो बता देना। बूढ़ा बोच खुशी से बोला, ठीक है, अगली बार मैं औपचारिक नहीं रहूंगा। फिर तीनों ने साथ में बातें की। जैसे ही सांचा तैयार हो जाएगा, उसमें सीमेंट डालेंगे और ईंटें बनाएंगे। बूढ़ा बोच और फुट ट्रॉन्ग ताजा बनी ईंटों से निर्माण करने लगे। नीचे आग वाला भट्ठा बन चुका था। बूढ़ा बोच ने पसीना पोंछते हुए कहा, यह रसोई अब बेहतर हो गई। फुयुंग ट्रॉन्ग ने अविश्वास में सांस ली और बोला, क्या यह चीज चल भी सकती है? बूढ़ा बोच ने गुस्से में भरोसा दिलाया और आत्मविश्वास से मुस्कराया। फिर उन्होंने एक और देखा। फुयुंग ट्रॉन्ग और मिस्टर बोच सोचते हुए उस चूल्हे को देख रहे थे जहां से काला धुआं निकल रहा था। फिर फुट ट्रॉन्ग ने शक भरे लहजे में पूछा, क्या यह चीज इस्तेमाल हो सकती है? बूढ़ा बोच ने जोर से कहा, थोड़ा और। फिर वो मुड़ा और फुट ट्रॉन्ग को लेकर बोला, चलो इसे जलने दो। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल दिए। चलो उस सीमेंट वाले भट्ठे को भी देख ले। मुझे लगता है हम कलाकार बन ही जाएंगे। इस बार विस्फोट थोड़ा बड़ा होगा ताकि हम ऑफलाइन जाने से पहले एक बैरल बना सकें। तो क्वांग ने गर्व से मुस्कुराया, जैसा कि मैंने सोचा था। वे और भी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भी खाली नहीं है। डीप टॉप की चमकती आंखें वैन के हाथ में लोहे के पिंजरे को देख रही थी, जो अब पूरी तरह प्रभावी हो रहा था। सौभाग्य से उसने मदद की और आखिरकार एक एफ ट्रैप बन गया। वैन 2 ने गर्व से मुस्कुराते हुए समझाना शुरू किया, मैंने पिछले बेलनाकार ढांचे की जगह एक पिंजरे की संरचना का उपयोग किया। लकड़ी की जगह स्टील का उपयोग किया ताकि मजबूती बढ़े और मुख्य संरचना को 2 बार और मजबूत किया। डीप टॉप खुशी से आगे बढ़ा। वहां उसका सुधारा हुआ मछली पकड़ने का जाल था। उसने कल्पना की कि एक मत्स्य कन्या पिंजरे में बंद है। चाहे कोई भी मछली हो, अगर उसमें घुसी तो भागने की कोशिश भी मत करना। तीनों एक दूसरे की गर्दनें पकड़कर खुशी खुशी मछली पकड़ने चले गए। तो क्वांग ने उदासी से खुद से कहा कि हर कोई मेहनत कर रहा है, मैं खाली नहीं बैठ सकता, और धुनादार लकड़ बग्घा मांस बनाना जारी रखा। वो उदास बैठा मांस भून रहा था जब किसी ने पूछा, आदरणीय प्रबंधक, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? तो क्वांग ने देखा, वो सा डैन था। उसने सोचा, अगर वो सही याद कर रहा है तो ये आदमी पश्चिम से हाल ही में स्नातक हुआ कोई शेफ लगता है। तो क्वांग ने अपनी पुरानी मुस्कान दिखाई और कहा, मैं स्मोक्ड मांस बनाना सीख रहा था। तुम सही समय पर आए हो। उसने सा डैन के कंधे पकड़ लिए, जिससे वो चौंक गया। अब से वो आउटपोस्ट 404 का शेफ होगा। क्वांग ने समझाया, अब हम एक बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें चौकी की सुविधाएं बनानी है और सर्दी से पहले 100 साथियों के लिए पर्याप्त खाना भी इकट्ठा करना है। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सा डैन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैन को याद आया कि असलियत में वो शेफ था। ऑनलाइन आने से पहले उसने 2 विषय पकाए भी थे। फिर चम्मच अपने कर्म को लौटा दिया। वो वही जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फिर से पुराना काम करना पड़ेगा। ये तो स्थिति के अनुसार नौकरी बदलने जैसा है। सा डैन ने जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? क्वांग मुस्कराया और बोला, बहुत अच्छा सवाल है। उसने स्मोक्ड मांस की ओर देखा और कहा, मैंने स्मोक्ड मांस बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं बना। मुझे खाने के भंडारण की समस्या सुलझानी है। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल देखी है। क्या यह सही है कि संगठन ने कहा था कि तुम्हें फूड हैंडलिंग का अनुभव है? सा डैन ने सिर खुजलाया। शायद थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये एक गेम है। मुझे यकीन नहीं कि मैं अपना अनुभव यहां इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसने मांस की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, मुझे एक विशेषज्ञ की राय चाहिए। कृपया मुझे बताओ कि इसमें कहां गड़बड़ हुई। क्वांग ने चिंतित होकर मांस देखा और सोचा कि इसमें कोई समस्या है। मांस सामान्य से थोड़ा अलग दिख रहा था। सा डैन की शक्ल जैसे बिजली गिरने से विकृत हो गई। वो नहीं बता सका कि समस्या कहाँ है। फिर भी उसने आग बुझाने की कोशिश जारी रखी। सबसे पहले स्मोकिंग करते समय चारों ओर का वातावरण बंद करना होता है। चाहे आप उसे जला भी दो, लेकिन अगर वो बंद नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इस मांस पर मसाला है क्या? क्वांग ने सिर घुमाया और देखा। ये एक विशेष प्रकार की तंबाकू की पत्ती थी
साडैन ने फिर पूछा, ये तंबाकू था? क्वांग ने समझाया, ये एक आंतरिक इलाका है, यहां नमक बहुत महंगा है। यहां के मूल निवासी तंबाकू की पत्तियों का उपयोग टेबल सॉल्ट की जगह करते हैं। उसे पीसकर खाने की सतह पर छिड़कते हैं। गर्मी से कीटाणु नष्ट होते हैं और चर्बी गलती है, जिससे सड़न नहीं होती। साडैन को आश्चर्य हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो सोचने लगा, कुछ सुगंधित यौगिक होते हैं जो भोजन को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सुना कि ये चीज खाई जा सकती है। मेरे मन में तो यही आ रहा है कि अगर इसे खाया तो मुंह से झाग निकलने लगेगा। क्यों? डैन पसीने पसीने होकर बोला, असल में बिना नमक के भी स्मोक्ड मीट बनाया जा सकता है, बस इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। वो बोला, मैं आपकी बताई गई विधि को समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह स्मोक्ड मीट स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। सो क्वांग चौंका और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सच में नमक की जरूरत नहीं होती? डैन ने विश्लेषण किया कि बैक्टीरिया को पनपने के लिए नमी की जरूरत होती है और स्मोक्ड मीट का स्वभाव होता है मांस को सुखा देना, इतना कि उसमें पानी ही न बचे। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर नमक हो तो उसका प्रभाव और बेहतर होगा, संरक्षण समय लंबा होगा और स्वाद भी अच्छा होगा। लेकिन अगर नमक नहीं है तो सही तरीके से किया जाए तो काम बन जाएगा। हाँ, अगर मांस में ज्यादा चर्बी है तो सुखाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए यह देखना जरूरी है कि मांस किस चीज का है। लेकिन जो भी हो, अगर इसे ढका नहीं गया तो यह तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। उसने फिर सिर खुजलाया तो क्वांग ने अपनी ठोड़ी छुई और सोचने लगा कि अगर यह अजीब पत्ता खाना मैरिनेट करने के काम न आ सके तो भी आउटपोस्ट के लिए यह जानना एक अच्छी बात होगी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और सोचा कि समूह का हर व्यक्ति मांस का एक टुकड़ा हाथ में लिए होगा। लेकिन चाहे वो कितना भी मूर्ख हो, वो जुए पर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो अब तक इस वीरान जमीन में जीवित रहा है तो ये सर्वाइवल स्किल्स शायद गलत नहीं होंगी। अब और सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ एनपीसी पर छोड़ देना चाहिए। फिर खिलाड़ियों की क्या जरूरत? फिर वो मुस्कुराया और डैन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, ये कठिन और गौरवपूर्ण कार्य अब तुम्हारे हवाले है। क्वांग बस मुड़ा और चला गया। ठीक है, एक और जटिल परिस्थिति हल हो गई और डैन वही खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि अब इस मांस का क्या करे। चलते चलते उसने सोचा कि अब भी भोजन की देखरेख किसी को करनी होगी, तो क्या मुझे कुछ और खिलाड़ियों को भर्ती कर लेना चाहिए, उत्पादन शक्ति बढ़ाई जाए। क्वांग ने एक शर्माई हुई औरत की कल्पना की जो पूछ रही थी, कौन मेरी आज की जिम्मेदारी पूरी करने में मेरी मदद करेगा? चारों ओर के मर्द उत्तेजित होकर बोले, मैं करूंगा। वो दृश्य सोच रहा था कि कैसे लोग ज्यादा काम से थककर लेटे हैं, बस ये 2 हाथ देर रात तक काम कर रहे हैं और नर्सिंग होम की दीवार अब तक नहीं बन सकी। तभी एक जोर की चीख आई, मां! आखिरकार खत्म हुआ। क्वांग ने उस दिशा में देखा। फुइंग ट्रोंग और ओल्ड बाज दौड़ते हुए आए। उन्होंने प्रबंधक को सलाम किया और एक दिशा में हाथ उठाकर कहा, कृपया देखिए। जब उसने देखा तो वो चौंक गया। दोनों लड़कों ने उत्साहित होकर वस्तु का परिचय दिया। हमने इसे सीमेंट से बनाया है, इसका आकार खाद जैसे लगता है। ओल्ड बाज ने गर्व से अपने हाथ फैलाकर अपनी उपलब्धि बताई। आदरणीय प्रबंधक, फुइंग ट्रोंग का अंतिम नाम बाज है। हमने अंततः सिलिकेट सीमेंट बना लिया। वो खुश होकर बोला, क्योंकि ये परीक्षण था इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बना। बाज ने ट्रोंग की बातों में जोड़ा, लोडिंग पोर्ट की क्षमता के हिसाब से आधा टन सीमेंट की भट्टी में एक दिन में प्रोसेसिंग हो सकती है। उसने प्रबंधन विभाग से शिकायत करना भी नहीं छोड़ा कि भट्टी की गुणवत्ता बहुत खराब थी। हालांकि यह प्रोफेशनल उपकरण जैसी नहीं थी, फिर भी इस्तेमाल की जा सकती थी। एक बाज नामक व्यक्ति तो रोने ही लग गया। भट्टी का तापमान 1450 डिग्री से ऊपर पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की और इस तरफ ब्लोअर चलाते रहे। वही कोई फुयंग नाम का व्यक्ति कोयला फावड़े से फेंकता रहा। यूनिकॉर्न आर्म लगभग बन चुका था, बस तुम दोनों के काम पूरा करने का इंतजार था। जब वे बोल चुके तो क्वांग ने संतोष से भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे तारीफ की, तुम लोगों ने शानदार काम किया है। फिर उसने गंभीरता से और दृढ़ता से कहा, इस प्रकार के सीमेंट से हम पहले चरण की योजना की तुलना में एक बड़ी छलांग लगाएंगे। क्वांग ने दोनों की मेहनत को पहचाना और उन्हें उचित इनाम दिया। शेल्टर उनकी उपलब्धियों को याद रखेगा और प्रत्येक को 1000 योगदान बोनस अंक दिए जाएंगे। जब बाज ने अपने परिश्रम का इनाम सुना तो वो अपनी खुशी छुपा नहीं सका। न केवल बाज, बल्कि फू ट्रोंग भी अपने विरासत के बदले संतुष्ट दिखा। उस खुशी के साथ वे ऐसे उछलने कूदने लगे जैसे उनकी मां ने उन्हें कोई तोहफा दे दिया हो, और एक के बाद एक लगभग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। उनके बीते कुछ दिनों की मेहनत रंग लाई थी।
सो क्वांग ने उस शोरगुल की परवाह नहीं की और अपने मन में फुट ट्रॉन्ग की कल्पना की, जो अब अमीर बन चुका था और दोनों ओर दो सुंदर ताजा मांस जैसी लड़कियों को पकड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान थी और वो कह रहा था, मैंने 100 मिलियन कमाने का एक छोटा लक्ष्य रखा है ताकि गेम में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। अब मिस्टर टू को अपने सपनों का पीछा नहीं करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जब यह दृश्य सोचा तो तुरंत उन्हें याद आया कि उन्होंने हाल ही में गेम में क्या किया। उन्होंने सी टायोन को बहुत सारा करेंसी दिया था। मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिससे गेम की दीर्घायु पर असर पड़ सकता था। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो गेम जल्दी खत्म हो जाएगा और इससे बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वो खिलाड़ियों से पैसे वापस ले सके। उनके दिमाग में विचारों की बाढ़ सी आ गई, जैसे वीआईपी खाने के पैकेज, लिमिटेड वेस्ट लेदर विला, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें। ये सब लुभावने आइटम्स आसानी से खिलाड़ियों को फंसा सकते थे। उन्होंने यहां तक सोचा कि एक वेस्टलैंड एक स्पिनर भी डालें जिसमें 5% चांस हो एक वर्चुअल गर्लफ्रेंड पाने का, और साथ में एक बार में 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स निकल सके, या एक स्पिनर फंक्शन खोले जाए। इतने में फुट ट्रॉन्ग ने बीच में बोलकर सो क्वांग के विचारों की कड़ी तोड़ दी। वैसे प्रबंधक, मुझे आपको एक बात बतानी है। सो क्वांग ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया और तुरंत आदेश दिया, कहो। फुट ट्रॉन्ग ने गंभीरता से सुझाव दिया कि अब जब सीमेंट सफलतापूर्वक बन गया है तो हमें प्लांटेशन बनाने के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत है। सो क्वांग ने विचारशील मुद्रा में उनकी बात सुनी और ओल्ड बाच और फुट ट्रॉन्ग से पूछा कि कितने लोग चाहिए होंगे। ओल्ड बाच ने खुशी खुशी तुरंत जवाब दिया, कम से कम 10 लोग, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। उसने सम्मानपूर्वक सबूत भी दिया कि सीमेंट की भट्टी मैनुअल ऑपरेशन की मांग करती है और 2 लोग शिफ्ट में भट्टी चला सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही हम दूसरी भट्टी बनाएंगे जिसमें 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर वो विस्तार से बताने लगा कि कुल कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 4 लोग पत्थर ढोने के लिए और दीवार तथा मकान बनाने के अगले चरण में 8 से ज्यादा। ओल्ड बाज की ये बातें सुनकर सो क्वांग का आत्मा शरीर छोड़ने को हो आया। वो सोचने लगा कि 16 लोग भी कैसे काफी नहीं हो सकते। उसका ध्यान फिर भोजन की ओर गया। आउटपोस्ट का फूड रिजर्व केवल 1 हफ्ते के लिए काफी था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। उसने दुखी मन से सोचा कि अगर लोगों की संख्या अचानक दोगुनी हो गई तो क्या सपोर्ट फोर्स इस बोझ को संभाल पाएगी। सो क्वांग के उदास चेहरे पर उन लोगों की तस्वीर उभरी जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी कटोरे में ढंग से कुछ पा नहीं सके। उसी समय उसका ध्यान वर्तमान पर गया। आज 9वां दिन था और सितंबर का लगभग 1/3 हिस्सा बीत चुका था। उसने सोचा, अगर अब और मेहनत नहीं की तो सर्दी से पहले किला बनाना बहुत मुश्किल होगा। सो क्वांग ने धीरे से एक सांस ली और अपने दोनों भाइयों को जवाब दिया, मैं समझता हूं। फिर अपनी राय रखते हुए बोला, मैं अपने उच्चाधिकारियों से समर्थन मांगूंगा और सर्दियों की 3 दिन की छुट्टी के बाद एक नया समूह यहां पहुंचेगा। यह सुनते ही ओल्ड बाज और फुट ट्रॉन्ग ने पृथ्वी की सतह पर स्वागत की संभावना की कल्पना की। पृथ्वी की सतह पर आइए और हमारे साथ काम कीजिए। ओल्ड बाज ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई महान कार्य किया हो, और वो सोचने लगा कि नए लोगों के आने से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगी। उसके मन में मजदूरों की एक टीम का दृश्य उभरा जो यहां काम पर लग रही थी। उधर फुट ट्रॉन्ग रहस्यमयी मुस्कान के साथ सोचने लगा, जैसा सोचा था, एनपीसी की शक्तियां सिर्फ साधारण एनपीसी जैसी नहीं है। शायद वो जो सोच रहा था वो सो क्वांग और उसकी शक्तियों के बारे में ही था, और ये गेम की पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकती थी। उसे कुछ याद आया। ये तो एकदम वैसा ही लग रहा था जैसे किसी पुराने ऑनलाइन गेम की कल्पनात्मक दुनिया। उसके विचार ऐसे चलते रहे जैसे उसने किसी कठिन समस्या का समाधान कर लिया हो और अब समय आ गया था उसे लिखने का। यह गेम एक सुपर कंप्यूटर पर चल रहा था जिसकी गणना शक्ति अनंत थी। समाधान उसके दिमाग में लगातार लिखा जा रहा था। गेम कंपनी ने एक पूरी तरह से लचीला जनरेटेड कंटेंट वर्ल्ड व्यू फ्रेमवर्क तैयार किया था। इसी बिंदु पर ऐसा लगा जैसे समाधान पूरा हो गया हो। उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। हां, शायद पुराना वेस्टलैंड कुछ ऐसा ही होगा। और उस समापन वाक्य के साथ तीनों की मुद्रा बेहद स्टाइलिश और कूल दिख रही थी। फुट ट्रॉन्ग इतना सोचने में व्यस्त था कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वो खुद से मुस्कुराने लगा जैसे कोई बहन उसे गालियां दे रही हो, जिससे मिस्टर बाज को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वहीं दूसरी ओर, जहां एक पुराना घर उजाड़ जमीन में खंडहर बन चुका था, वैन 2 घास की एक डंडी मुंह में दबाए दांत दिखाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। पर्दा गिरा। वो अपने बनाए हुए उत्पाद को गर्व से देख रहा था
और जोर से बोला, एक लकड़ी का टॉयलेट, पेड़ की जड़ से बना, बिना किसी नक्काशी के। सर डैन भी वैंग की इस नई खोज को प्रशंसा और हैरानी से देख रहा था। आखिरकार अब मुझे गड्ढे में नहीं बैठना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में तो मेरी टांगे ही टूट गई। उसी दौरान कांग फोन बेहद दयनीय हालत में उनके पास दौड़ते हुए आया और लगातार शिकायत करने लगा, माफ कर दो, अब और नहीं सहा जा रहा मुझसे। बाकी दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें सोना मिल गया हो। वे उस नए उत्पाद की मार्केटिंग में लग गए। वैन 2 ने शुरू किया, आप समय पर आ गए हैं। इस लग्जरी लकड़ी के वीआईपी टॉयलेट की सेवा लेने के लिए सान ने भी नहीं छोड़ा। कांग फोन, जल्दी करो, आजमाओ इसे। कांग फोन ने दोनों की बकवास को नजरअंदाज किया और सोचा, ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, दूसरे लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इतनी गंदगी भरी जगह है कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उसी समय उसने कल्पना की कि कोई और का चाचा उस टॉयलेट पर बैठा है, और भले ही उसे पीछा किया जा रहा हो, वो फिर भी वहां से भागता हुआ वापस आया, सान को पीछे छोड़ते हुए, और जाते जाते थैंक यू कह गया। वो पास की झाड़ी में जाकर बैठ गया और जोर से बोला, मैं अब भी गड्ढे में बैठना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय इसके कि किसी के साथ बैठूं। कांग फोन की बात सुनकर सर डैन 3 हिस्सों में बेबस और 7 हिस्सों में उसकी तरह महसूस करने लगा, और मन ही मन पूछा, एक गेम में मैं इन सब बातों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा हूं। तभी किसी की धीमी सी आवाज आई, डैन। उसने चौंक कर पीछे देखा। एक उजड़ा हुआ पेड़ था, धूल से भरा हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसकी ओर दौड़ता आ रहा हो। जैसा कि मैं पहले ही सोच रहा था, डीप टॉप दूर से एक विशाल मछली को अपने कंधे पर उठाए दौड़ता हुआ आ रहा था और खुशी से चिल्ला रहा था। हमारे भाई सा डैन ने काम कर दिखाया। डैन की आंखें गोल और मुंह ओ की शक्ल में, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। डीप टॉप जोर से चिल्लाया, सभी जल्दी आओ। सा डैन आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ, मुंह खुला, मन ही मन गालियां देता रहा। यह किस तरह की चीज है? एक सुपर बड़ी मछली पकड़ी गई थी। डीप टॉप भागता हुआ आया और मछली को जोर से जमीन पर पटका। देखो क्या पकड़ा है हमने। सान अभी भी सदमे और घबराहट में उसे देखता रहा। जब उसने देखा तो डीप टॉप खुशी से हंस पड़ा और रोते हुए बोला, 3 दिन बाद आखिरकार एक मिली। ये देखकर कांग फोन भी धीरे धीरे उनके पास आया। क्या वो सच में ये म्यूटेंट कैटफिश खुद उठाकर लाया? डीप टॉप उसकी बात सुनकर नाराज हो गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो कांग फोन की ओर इशारा करके बोला, क्या वो नहीं था जो बीच रास्ते में टॉयलेट के लिए भाग गया? जंगल में कोई गड्ढा ढूंढ लेते तो ज्यादा बेहतर होता। यह सुनकर कांग फोन तुरंत शर्मिंदा हो गया, सिर खुजलाया और बोला, माफी चाहता हूं, मानता हूं। लेकिन डैन अब भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अब भी उस विशाल कैटफिश को घूर रहा था। 3 दिन बाद जब वो लौटा तो उसने बस एक मछली पकड़ी, और वो भी मरी हुई लग रही थी। ये कहते ही डीप टॉप ने फिर से सुन लिया, और अब वो और भी गुस्से में था। अपनी उंगली से इशारा करते हुए और चिल्लाते हुए डीप टॉप बोला, तुम एक मछली से क्या चाहते हो? क्या इसलिए कि वो नहीं जागी तुमने सोचा कि वो मरी हुई है? 3 दिन हो गए हैं। क्या तुम्हें पता है हमने ये 3 दिन कैसे बिताए? उस दिन की बात याद आ रही थी। नदी किनारे दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, रस्सी बांध रहे थे और उनके शरीर कांप रहे थे। हम वहां 3 दिन से पहरा दे रहे थे। हमारी टांगे सुन्न हो गई थी और अब तक कोई संकेत नहीं था। उस समय दोनों की आंखें खून से भरी हुई थी और वे कांपते हुए सामने की ओर देख रहे थे। डीप टॉप ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह नया जाल असरदार होगा? अब कुछ मत बोलो, बस इंतजार करो, क्वांग फोन ने फुसफुसाया। अचानक उन दोनों में से किसी एक के नीचे बंधी रस्सी हिलने लगी। दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा, फिर झट से खड़े हुए और पास भागे। क्वांग फोन और डीप टॉप दोनों नदी में लगे पिंजरे की ओर नीचे झुके। वो मछली सामान्य से कहीं बड़ी लग रही थी। उसने तो पिंजरा तक तोड़ दिया था। क्वांग फोन धीरे धीरे उत्साहित और खुश हो गया। उसका हाथ कसकर नीचे बंधी रस्सी पकड़ चुका था। जल्दी जल्दी पकड़ो इसे। लेकिन डीप टॉप ने शांति से हाथ उठाकर उसे रोका। रुको। वो अजीब सा एहसास फिर से आ रहा है। एक जोरदार चीख सुनाई दी, सावधान, और आसपास के काले पक्षी आसमान में उड़ने लगे। डीप ने उसे गले लगाकर दोनों को झुका लिया। ऊपर आसमान में पक्षी अब भी मंडरा रहे थे। डीप टॉप ने कहा, ये बड़े काले पक्षी हैं, ये भी शिकार कर रहे हैं। जब पक्षी उड़ गए तब दोनों ने जल्दी से पिंजरे के नीचे फंसी मछली को किनारे खींचा।
अचानक वो कैटफिश उछल गई। क्वांग फोन ने डीप टॉप को कसकर पकड़ लिया। दोनों बुरी तरह डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस जीव में इतनी ताकत होगी। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई ताकि पक्षी उन्हें न देख ले। पहले उस मछली को चुप कराना जरूरी था। दोनों ने मिलकर अपने हथियार उठाए और फिर उस पर वार किया। वर्तमान में तीनों उस मछली को देख रहे थे। डीप टॉप अब भी शान से कह रहा था, और फिर हम इसे यहां वापस ले आए। वो आगे बढ़ा और सान के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो चौंक गया। डीप टॉप ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, साडैन भाई, देखो तो सही, क्या ये चीज खाने लायक है? साडैन के चेहरे पर पसीना आ गया और वो सुस्त नजर आया। उसने सोचा, मैंने आधी जिंदगी खाना पकाने में बिता दी, लेकिन इतनी बड़ी कैटफिश पहली बार देख रहा हूं। उसने मछली को गौर से देखा। उसका सिर इतना बड़ा था कि छोटा टब भी भर जाए। डीप टॉप उसके पीछे खड़ा हो गया। क्या इसे स्मोक फिश बना सकते हैं? यह सुनते ही सान गुस्से में चिल्लाया, कौन कैटफिश से स्मोक फिश बनाता है? इसकी ऊपरी परत पर बहुत मोटी चर्बी होती है और ऊपर से गीली सीचट चिकनाई भी होती है। फिर वो सोचने लगा, क्या इसे सुखाया जा सकता है? क्वांग फोन भी उनके पास आ गया। तो अब क्या करना चाहिए? साडैन ने बेबस होकर सांस ली। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं। उसे एक और तरीका सूझा। अगर 100 पाउंड की मछली को ग्रिल पर रख दिया तो वो दबकर टूट जाएगी। इसलिए उसे कोई और उपाय सोचना था। अब उजड़े खंडहरों के बीच, जहां चारों ओर वीरानी और धुएं के गुब्बार थे, साडैन रिजाइंड एक्सप्रेशन के साथ खाना तैयार कर रहा था। बहुत सोच विचार के बाद उसने सिर्फ एक डिश बनाई, म्यूटेंट कैटफिश हेड स्टू। मछली के सिर को स्टू में पकाया गया था। भाप ऊपर उठ रही थी। साडैन ने सबके लिए कटोरियों में निकाल निकाल कर परोसा। इस साइड डिश में न तो टोफू था, न प्याज, न अदरक, न लहसुन और न ही शराब, ताकि बदबू मिटाई जा सके। उसने कहा, मैंने बस नमक और सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, फिलहाल तो यही खाओ। डीप टॉप ने तेजी से कटोरा उठाया, सूप पिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। खुशबू तो अच्छी है, लेकिन स्वाद। इसके बाद क्वांग फोन और डीप टॉप दोनों ने गर्म गर्म सूप पिया और सभी लोग भी पीने लगे। उनके चेहरे आश्चर्य से भर उठे, गोल आंखें, हैरानी का आलम। डीप टॉप कटोरे को थामे हुए रो पड़ा। यह कितना स्वादिष्ट है। आखिरकार मुझे सामान्य खाना नसीब हुआ। मेरे चारों ओर हर कोई भी रोने लगा। कटोरे को मजबूती से पकड़े हुए सीन बदलना वाकई आसान नहीं था। तभी क्वांग तुरंत पत्थर बन गया जब उसने सुना कि यह खाना एनपीसी के खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। इस कमरे में केवल उसी और बाकी लोगों के शरीर की टेस्टिंग हो रही थी। रेगिस्तानी दुनिया में शाम के 6 बज चुके थे और उसी समय असली दुनिया में सुबह के 6 बज रहे थे। सभी खिलाड़ियों को ऑफलाइन होना था। वो चलकर कंप्यूटर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे कुछ नए खिलाड़ियों को खोजना था पुराने खिलाड़ियों के लिए। नहीं, असल में नए खिलाड़ी शेल्टर बनाने में मदद करने वाले थे। तो क्वांग कंप्यूटर के सामने बैठ गया और अपना काम शुरू कर दिया। स्क्रीन पर नए अपडेट सिस्टम की जानकारी दिख रही थी। आधिकारिक वेबसाइट पर 24 क्लोज बीटा स्टैंडर्ड रिलीज होने वाले थे और संख्या को बढ़ाकर 30 लोगों तक किया जा रहा था। वो खुश और उत्साहित था। जैसा कि अपेक्षित था, गाय और घोड़े का पूरा ग्रुप एकदम फट पड़ा जैसे ही नए कोटा की खबर आई। गाय और घोड़े क्लब की बातचीत स्क्रीन पर दिख रही थी। वे भी बहुत उत्साह में बात कर रहे थे। कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। तुमने अब तक हार नहीं मानी? वेबसाइट में क्या गड़बड़ है? नए अपडेट। आधिकारिक वेबसाइट फिर से 24 क्लोज बीटा स्टैंडर्ड जारी करेगी। संख्या 30 लोगों तक बढ़ा दी जाएगी। अविश्वसनीय। सवाल उठे, बातचीत और ज्यादा भीड़ भाड़ और रोमांचक होती जा रही थी। चलिए शुरू करें। देखते हैं कितना खर्चा आएगा। मुझे कुछ भी उल्लेख नहीं दिखा। क्या यह फ्री है? मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। 24 पोजीशन जोड़ने से संभावना और भी मुश्किल हो गई है। संख्या पार हो चुकी है। इतने सारे क्यों? बहुत सारे अन्य ग्रुप्स भी हैं। मैंने अभी देखा कि बेट्स की संख्या 111 हो चुकी है। खुश हूं। क्वांग ने शातिर मुस्कान दी। ग्रुप के सैकड़ों दोस्त पहले ही सीट बुक कर चुके थे। इस बार मैं चुनूंगा कि नया कौन होगा। वो अभी भी ध्यान से कंप्यूटर को देख रहा था। कई नए खिलाड़ी साइन अप कर रहे थे। किसे चुनूं अगली लीग के लिए? क्लोज ग्रुप अपडेट नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा।
संख्या 30 कर दी गई है। एक्सपेंशन पैक आ चुके हैं। जो चुनौतियां पूरी नहीं करेंगे वे फिर से बाहर हो जाएंगे। फिजिक्स सिस्टम, फ्रीडम, बग फिक्सेस, वॉक थ्रू कर्न प्लेसमेंट 111, प्लेयर हैंडबुक को अपडेट कर 2.0 किया गया है। रिजर्वेशन की संख्या बढ़कर 113 हो गई। एक ही रिफ्रेश में 2 नए रिजर्वेशन। अचानक क्वांग सन्न हो गया, स्क्रीन को घूरने लगा। ये लोग कहां से आ गए? ग्रुप में इतने लोग हो ही नहीं सकते। वो सोच में पड़ गया। सेकेंडरी अकाउंट? नहीं, कोई सेकेंडरी अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता वेस्टलैंड की आधिकारिक वेबसाइट पर। आईपी बदलना तो दूर की बात है, हेड बदलने का भी कोई फायदा नहीं। रिजर्वेशन स्टेटस हेलमेट जैसा होता है। यह व्यक्ति से जुड़ा होता है, कंप्यूटर से नहीं। भले ही इमेज बदल जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका हाथ माउस पर चला गया। वैसे ही उसने वेब फोरम खोल लिया, ये सोचते हुए कि वहां भी कई नए लोग होंगे। गाय और घोड़े के ग्रुप में लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कल इतने लोग क्यों थे? मैं ब्लैक ग्रुप से एक लिंक के जरिए आया हूं। मैं रैंडम ग्रुप से आया हूं भाई, प्लीज मेरी बात बनवाओ। ये किस तरह का गेम है? क्या ये खतरनाक है? उसे ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि ऊपर वाला इंसान गंभीर था या नहीं। जब उसने फोरम ग्रुप में कमेंट्स पढ़े, वो बिल्कुल बोलती बंद हो गया। गुस्से वाले चेहरे के साथ स्क्रीन को घूरता रहा। क्या ये ड्रग एडिक्ट बीमार है? आधिकारिक वेबसाइट फोरम आखिरकार लोकप्रिय हो गया। उनमें से एक मेरे पास गेम शुरू होने से पहले आया था, शायद एक से ज्यादा। कंप्यूटर स्क्रीन उसके चेहरे पर चमक रही थी और वो सोच में डूबा हुआ सा दिखा। जब मैं फोरम में घूमता रहा तो मुझे लगभग समझ में आ गया कि हाल ही में अचानक इतने नए यूजर्स क्यों आ गए। मुझे नहीं पता कि ग्रुप के किस सदस्य ने गाय और घोड़े क्लब की बातचीत का स्क्रीनशॉट लेकर आधिकारिक गेम वेबसाइट का लिंक दूसरे गेम ग्रुप्स में भेज दिया। स्क्रीन पर बातचीत अभी जारी है। मैंने सुना है कि ये गेम 100% रियल है। इसका नाम क्या है? क्या कोई लिंक है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। स्क्रीन पर बातचीत और भी ज्यादा हो रही थी। फिर पुराने वेस्टलैंड वेबसाइट की बड़ी इंस्टॉलेशन अचानक से गेमिंग दुनिया में अजीब तरह से लोकप्रिय हो गई। वहां कई बिना जवाब के बातचीत थी। क्या किसी के पास क्लोज्ड अकाउंट है पुराने वेस्टलैंड का? कई नए यूजर दूसरे गेम ग्रुप से ट्रेंड के पीछे भागते हुए आए थे। बहुत कम लोग असल में गेम के कंटेंट को लेकर गंभीर थे। ये किस तरह का गेम है? क्या आप अपनी पैंट उतार सकते हैं? गेम स्पीड टेस्ट कब जोड़ा जाएगा? क्या इमेज ब्लरी हो जाएगी? ये सब कमेंट्स पढ़ने के बाद आप सख्त महसूस कर सकते हैं। उसकी आंखें कंप्यूटर की तरफ खालीपन से देख रही थी। क्या मुझे कुछ मॉडरेटर भेजने चाहिए फोरम को संभालने के लिए? क्लब के अंदर आज ग्रुप काफी सक्रिय लग रहा था। अब यह बात अलग है कि वे वाकई गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे या नहीं। वे लोग अभी उस गेम की बात कर रहे थे जो अभी टेस्टिंग प्रोसेस में ही था, लेकिन पहले ही ओपन कर दिया गया था। यह तो बिल्कुल ही अनुचित था। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको बाहर कर दिया जाता था। यह ज्यादा हो गया था। कौन बनाना चाहता था कोई प्लान? जो भी प्लान बनाता उसे सुनकर लोग कहते, कुत्ता है तू। क्वांग की आंखें चौड़ी हो गई और उसने गुस्से से दांत पीसे। स्मोकिंग छोड़ दे, आखिर ये बंदा ही क्यों? तभी क्वांग अचानक अपना आपा खो बैठा। भविष्य अभी लंबा है। उस शख्स की तरफ से मैसेज आ रहा था। फुट्रॉन्ग इस साइड माउस चला रहा था और कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था। तभी वो उत्साहित होकर मुस्कुराया और जवाब दिया। सो क्वांग ने जवाब दिया, अभी अभी काम खत्म किया। क्या हुआ? फुट्रॉन्ग को अपनी इमेज फिर याद आई। उसने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। एक बात थी जो मैं जानना चाहता था। वो जो एनपीसी है, मैनेजर, क्या उसे तुम्हारी कंपनी का कोई कर्मचारी निभा रहा है या कोई और? मैसेज भेजने के बाद फुट्रॉन्ग ने कंप्यूटर की तरफ देखा, शक ना हो जाए, इसलिए तुरंत एक और सवाल भेज दिया। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर ये किसी कंपनी के सीक्रेट से जुड़ा हो तो समझना जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। सो क्वांग ने भी उसके सवाल का जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसे सीक्रेट नहीं कहा जा सकता और मेरे जैसा छोटा प्रोग्रामर तो वैसे भी सीक्रेट जानकारी तक पहुंच नहीं सकता। फुट्रॉन्ग ने खुश चेहरे के साथ जवाब दिया, ओह, तो फिर मुझे उत्तर बताओ। स्क्रीन पर जवाब बहुत साधारण सा आया, उसका अस्तित्व बहुत खास है। यह पढ़कर फुट्रॉन्ग का दिल और तेज धड़कने लगा। वो और ज्यादा उत्साहित हो गया। खास बात है, ये एनपीसी वाकई साधारण नहीं है। उसने और भी विस्तार से जानने के लिए पूछा। इस तरफ सो क्वांग ने खतरनाक नजर से कीबोर्ड पर टाइप करते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह हमारी कंपनी द्वारा विकसित की गई पहली पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह पढ़कर फुट्रॉन्ग चौंक गया। उसने एक गहरी सांस ली। यह उसकी समझ के बाहर था।
लेकिन फिर वो खुशी से चिल्लाया। उसकी आंखों में चमक थी, बहुत शानदार, एकदम इंसानों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कुआंग हल्के तिरस्कार के साथ हंसा। इसमें खुद की पर्सनालिटी है, मेमोरी है, वैल्यू ओरिएंटेड थिंकिंग मेथड और बिहेवियरल मोटिवेशन है। इसलिए हमने इसे प्लेयर अथॉरिटी दी है, जिससे ये प्लेयर्स को गाइड कर सके। फुट्रॉन्ग अभी खुशी से मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल, मैंने सही सोचा था, मैं तो जीनियस निकला। वो भी हंसते हुए जवाब देता है। अब समझ आया कि उसकी डिसीजन प्लेयर टेस्टिंग को क्यों प्रभावित करती है। उजड़े हुए कारखानों वाला वीरान लैंडस्केप। असल में फुट्रॉन्ग को लगने लगा था कि इस गेम का कंटेंट बेहद परिपक्व है। उस इमर्सिव फीलिंग का स्तर असली दुनिया जैसा था। उसका चेहरा अब भी उत्साह से दमक रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। कोई अतिशयोक्ति नहीं, यहां तक कि मुझ जैसा पिकी इंसान भी इसमें बग्स नहीं ढूंढ सका। 0 बग्स। बस एक कमी है, एनपीसी बहुत कम है। जब सो कुआंग ने केवल अधिकतम लिमिट सेट की थी, तब मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज आप टेस्ट कर रहे हो वो खुद गेम न होकर खुद गेम ही हो। नया वर्जन तो विंटर इस कमिंग एक्सपेंशन पैक के साथ आ चुका है। अल्फा वर्जन 0.2 में ऑनलाइन भी कर दिया गया है। क्या मैं सही हूं? फुट्रॉन्ग अभी उसी सोच में डूबा हुआ था। उसकी उंगलियां लगातार क्लिक कर रही थी। कैमरा उसकी तरफ पॉइंट किया गया था। उसकी बातें बिल्कुल निशाने पर जा रही थी। मैं पूरी तरह समझ गया कि गेम पब्लिशर्स की मंशा क्या थी। टीम अब इस पर चर्चा कर रही थी कि ओल्ड वेस्टलैंड ने क्लोज बीटा में ये विंटर एक्सपेंशन पैक क्यों लॉन्च किया। फुट्रॉन्ग सोच में गुम हो गया। उसकी नजर में बाकी लोगों की सारी बातें और अटकलें सही लग रही थी। उसने फिर मैसेज किया, असल में मैं गेम टेस्ट कर नहीं रहा, मैं एक रेस में हूं, एक एक्सपेरिमेंट पूरा करने की रेस में। वो अभी सो कुआंग को मैसेज करता रहा। और ये जो एक्सपेंशन पैक है विंटर इज कमिंग, क्या ये उसी रहस्यमयी पहली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के लिए टेस्टिंग का हिस्सा है? सो कुआंग ने मैसेज पढ़ा तो एक पल को बिल्कुल चुप रह गया। ये बंदा वाकई टैलेंटेड है। उसने कंप्यूटर माउस को डॉक्यूमेंट्स की ओर सरकाया और मन में सोचा, इसका बकवास भी किसी हद तक भरोसेमंद लगने लगता है। फुट्रॉन्ग हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साफ लग रहा था कि सच्चाई वही है जो वो सोच रहा था। इस तरफ सो कुआंग अभी मुस्कुराते हुए टेक्स्ट कर रहा था, तुम बहुत स्मार्ट हो। जैसा तुमने कहा, विंटर इज कमिंग असल में पहली जनरेशन की एआई की परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। ये अगले चरण की तैयारी के लिए जरूरी प्रक्रिया है। फुट्रॉन्ग अब और ज्यादा उत्साहित हो गया। तो इसका मतलब यह है कि टेस्टिंग लेवल पर असल में गेम की स्टोरी लाइन का असर पड़ता है ना? वो जितना ज्यादा टाइप करता, उतना ही जोश में आता गया। और अभी जो स्टोरी को आगे बढ़ा सकता है वो सिर्फ वॉल्ट 44 है। समझ गया, शुक्रिया। माफ करना, मैंने शायद कुछ ज्यादा पूछ लिया, लेकिन चिंता मत करो, ये सब राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सो कुआंग ने बस ईमानदारी से जवाब दिया, कोई इनसाइड स्टोरी नहीं है, कोई राज रखने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, चिंता मत करो, सब जानते हैं मैं भरोसेमंद आदमी हूं। ऐसा मैसेज देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है, इस बंदे से बस लाचार होकर मुस्कुरा सकते हो। सो कुआंग के मन में हल्का सा ख्याल आया, ये तो कोई लेजेंडरी बिजनेस लेवल अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा निकला। वो दूसरे कमरे की ओर गया। दरवाजा फिर खुला। अगर हर किसी को ऐसा एक पुराना और समझदार साथी मिल जाए तो कोई चिंता ही ना हो। सो कुआंग 2 लड़कियों के सामने खड़ा था जो अंदर अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार थी। अब अगली लीक किस चीज की होनी चाहिए? उसकी आवाज उजड़े हुए शहर में गूंजी। पत्ते पीले पड़ गए थे, तापमान गिर रहा था। एक अनदेखा संकट धीरे धीरे पास आ रहा था। इस बार की सर्दी पहले से भी ज्यादा क्रूर होगी और जल्दी भी आएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सो कुआंग ने सबको गंभीरता से समझाया, अब से हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती है। सभी के तनाव भरे चेहरों के सामने उसने कहना जारी रखा, स्थिति पूरी तरह बिगड़ने से पहले हमें ठंड की लहर से निपटने की तैयारी करनी होगी। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए, गंभीर मुद्रा में खड़ा था। मिशन बोर्ड अपडेट हो चुका था। जरूरी संसाधनों और सुविधाओं की लिस्ट दिख रही थी जिनके बदले रिवॉर्ड मिलने वाले थे। सो कुआंग ने और जोड़ा, याद रखो, एकजुटता से ही हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। विंटर इज कमिंग, ये हमारी किस्मत की परीक्षा है। सो कुआंग ने बताया कि उसने खिलाड़ियों की उत्साहित आंखों के सामने एक जोशीली स्पीच थी। और फिर आधिकारिक रूप से विंटर इस कमिंग एक्सपेंशन पैक का प्रोलॉग शुरू हुआ। गेम के बंद होने और टेस्टिंग के बाद यह पहला नया अध्याय था। शेल्टर आउटकास्ट की फिजा, जैसे खुद वेबसाइट, अब पहले जैसी नहीं रही। हर कोई अपने काम को और बेहतर करने में लगा हुआ था। सो कुआंग ने ठंड से खुद को गर्म करने के लिए अपने शरीर को हल्के से रगड़ा। केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं,
खुद उसे भी वातावरण की ठंडक में हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, खासकर जब खाने की कमी से सभी परेशान थे। शुरू से ही आउटकास्ट में स्टोरेज सीमित था और अब पॉपुलेशन 6 से बढ़कर 30 हो गई थी। 5 गुना इजाफा। अब इन 30 लोगों के लिए खाना जुटाना है। मैं सुबह से रात तक लगभग हर दिन व्यस्त रहता हूं। जब डीप टॉप के सिर पर युद्ध संकेत दिखाई दिया, सो क्वांग पहले ही उस मॉन्स्टर को हरा चुका था। अब भी 10वां है, उसने बड़बड़ाया। सो क्वांग लगातार शिकार करता रहा, सबके लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जुटाने के लिए, क्योंकि सिस्टम का जेनेटिक सीक्वेंस वही वहन कर रहा था। वो बाहर जाकर सिर्फ भोजन संग्रह कर रहा था। शुक्र है, नतीजे अच्छे मिले। 3 दिनों में 10 से ज्यादा म्यूटेंट हाइना मारे गए। अनगिनत खरगोश और गिलहरियां फंसी। सब म्यूटेंट होने के बावजूद खाने लायक थी। इसके अलावा दुश्मनों की निगरानी में लगे व्यक्ति को 10 रातों की सेवा के बाद लेवल 0 से लेवल 1 पर प्रमोट कर दिया गया। डीप टॉप को अपग्रेड मिला तो वो बेहद खुश हुआ। जीता तो प्रमोट हुआ। सो क्वांग को भी महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं एक बड़े ब्रेक थ्रू के करीब हूं। लेकिन मैनेजर का जेनेटिक सीक्वेंस कुछ ज्यादा ही खास था। अब तक मैं उसका लेवलिंग सीक्रेट नहीं समझ सका, इसलिए सिर्फ फिजिकल टेस्टिंग डिवाइस की मदद से ही मैं ये कंफर्म कर सकता हूं। उसी डिवाइस की वजह से उसे अपने शरीर की स्थिति के बारे में जानकारी मिल पाती थी, और जीन सीक्वेंस के विकास में सचमुच थोड़ा सुधार हुआ था। सो क्वांग ने देखा कि उसके साथी धीरे धीरे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, और बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफी शानदार था। कुछ तो अपनी खास क्षमताएं दिखा रहे थे, जैसे कोई दिखावा कर रहा हो। एल्डर बाग और फू ट्रॉन्ग ने चारकोल को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने जंग लगे स्टील बार्स और ऑटो पार्ट्स जैसे फैस स्क्रैप से बड़ी और छोटी मात्रा में स्लैग इकट्ठा की। लोगों ने पूरी कोशिश की कि इन आयरन स्लैग्स का कुछ किया जाए। इन्हें सीमेंट की भट्टी में जोड़ दिया, क्रश्ड चूना पत्थर और मिट्टी के साथ मिलाया और फिर जलाया। जब फू ट्रॉन्ग और लाबाख ने आखिरकार सीमेंट बना लिया तो सब खुशी से झूम उठे। सो क्वांग अपनी कहानी सुनाता रहा। नतीजा हुआ, एक मजबूत सीमेंट तैयार हुआ। यह शारीरिक मेहनत वाला काम था। चाहे मैनुअल ब्लोअर चलाना हो या रिपेयर की हुई टायर गाड़ी से बर्फ ढोना, हर चीज में मेहनत लग रही थी। लेकिन इस काम की कामयाबी की वजह से लाबाग को तुरंत प्रमोशन मिला। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लाबाग को फिर से प्रमोट कर दिया गया। उसका जीन सीक्वेंस लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो गया, और उसकी ताकत की विशेषता में भी 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। उधर फू ट्रॉन्ग की ताकत अब आम स्तर की हो गई थी। उसका जीन सीक्वेंस लेवल 0 से बढ़कर लेवल 1 हो गया, और स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट में भी 1 पॉइंट जुड़ गया। लगता है कि जीन सीक्वेंस का विकास यूज इट या लूज इट नियम से चलता है, लेकिन एट्रीब्यूट्स का विकास थोड़ा अलग मामला है। अपग्रेड्स की बात करें तो सबसे अफसोसनाक स्थिति शायद क्वांग फॉन की है। अभी तक 4 क्लोज बीटा खिलाड़ियों में वो इकलौता है जिसका जीन सीक्वेंस अब भी लेवल 0 पर अटका है। ट्रैप से म्यूटेंट मारने पर जो अनुभव अंक मिलते हैं, वे सीधे लड़ाई में मारने जितने नहीं लगते। क्वांग फॉन भी इस बात से उलझन में है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक कोई अच्छा समाधान नहीं मिला। पहले 4 मैनेजमेंट क्रेंच के अलावा अब 2 नए लोग जुड़े हैं, और वे भी काफी प्रेरित लगते हैं। इन दिनों लगभग कोई खाली समय नहीं होता। मसलन टॉयलेट में मच्छर है, लेकिन ये बंदा लेवल अप करने की जल्दी में नहीं है। वो अब भी कभी कभी बढ़ीगिरी करता है, मिस्टर बाग और फू ट्रॉन्ग की मदद करता है, या क्वांग फॉन के साथ ट्रैप्स की मरम्मत कर रहा होता है। इसके अलावा वो अपने कामों में भी व्यस्त है। मेन स्टील मॉस्किटो वो लकड़ी से एक साधारण केबिन बनाने की सोच रहा था, जो उसकी केमिस्ट्री लैब और गोदाम का काम करेगा। जब वो कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर उठाने में मदद करता है तो बहुत सारी बोतलें और डिब्बे इकट्ठा कर लेता है और उन्हें केबिन के पास रख देता है। हालांकि इस तरह की केबिन की सुरक्षा पर मुझे शक है, लेकिन जब देखता हूं कि ये बंदा इसमें इतना खुश है तो लगता है प्लेयर की चॉइस में ज्यादा दखल न दूं। अगर मिस्टर मू की आरामदायक शैली से तुलना करें तो एक विद टोमेटो सॉस शायद सबसे बेहतरीन लाइव एम्परर में से एक है। बतौर आउटकास्ट शेफ वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे यानी मैनेजर के साथ मिलकर शिकार की गई चीजों को प्रोसेस करने का भी जिम्मेदार था। सबसे जरूरी था मांस का स्मोकिंग प्रोसेस, क्योंकि आउटकास्ट में नमक की कमी थी और वो लग्जरी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए एक विद टोमेटो सॉस ने सबसे आदिम स्मोकिंग विधि अपनाई। उसने मांस के टुकड़ों को स्टील के फ्रेम पर टांगा,
और उन्हें मिट्टी और आजली ईंटों से बने टनल फर्नेस में डाल दिया। कोयले की आग से धुआं पैदा करके धीरे धीरे कम तापमान पर ग्रिल किया गया ताकि मांस की नमी सूख जाए। फिर ओवन को शाखाओं और पाइन की सुइयों से ढक दिया गया। इस तरह तैयार किया गया पोर्क बेली असल में सूखे मांस जैसा था। बिना नमक के भी वो कुछ समय तक सुरक्षित रह सकता था। जब ठंड आए, उस सूखे मांस को प्लास्टिक बैग या पेड़ की छाल में लपेटकर बर्फ में दफना दो, अगली स्प्रिंग तक आराम से चलेगा। वहीं इस विधि से बना बेकन स्वाद और खुशबू में इतना खास था कि शब्दों से ही बयान किया जा सकता है। इसके अलावा केचप एक म्यूटेंट हाइना की खाले भी बर्बाद नहीं करता। वो उन्हें इकट्ठा कर कोट बनाता है। असल में लेदर बनाना एक जटिल और सम्यकपद प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल रिफ्यूजी कैंप को बेहतरीन फर्की नहीं, ठंड से बचने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत थी। इस वजह से कई अनावश्यक स्टेप्स को छोड़ दिया गया। पहले जब लाबाख ने पौधों की राख जलाई थी, तब छनकर बना क्षारीय पोटेशियम पानी प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर किया गया था। एक विद टोमेटो सॉस ने उसी पोटेशियम वाटर को टैनिंग लिक्विड की तरह इस्तेमाल किया। उसने शिकार की खालें इसमें डुबोई और साफ की। फिर जब लेदर और टैनिन पूरी तरह मिक्स हो गए तो उसे ड्राइंग रैक पर टांग दिया। इस तरह एक अच्छा लेदर तैयार किया जा सकता था। सद्दान पसीने से भीगा हुआ सो क्वांग के पास आया और बोला, डियर मैनेजर, मुझे आपसे रिपोर्ट करनी है। मैं सचमुच थक चुका हूं। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न हो। सद्दान ने देखा कि डीप टॉप बगल में खड़ा है और उसे गुस्से से देखने लगा। ये बंदा तो बड़ा फुर्सत में लगता है, मैनेजर के साथ शिकार में हाथ बटाता है बस, और कुछ काम क्यों नहीं करता। डीप टॉप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे मत देखो भाई, मैं बहुत बिजी हूं। वो मन ही मन सोच रहा था, मजाक कर रहे हो क्या? मुझे तो एनपीसीज के साथ लेवल अप करके फ्री एक्सपी मिलने वाला सबसे कूल काम मिला है। सांदान गुस्से में सोच रहा था, तुम्हारे साथ खाना बनाना नहीं चाहता मैं। वो अभी भी हथौड़े से काम में व्यस्त था, नाराज था। कुआंग बोला, डीप टॉप को मेरे लिए शिकार ढूंढना है। उसे खतरे का अच्छा पता चलता है। मैं उसे तुम्हारी मदद नहीं करने दूंगा। फिर उसने जल्दी से सांदान को भरोसा दिलाया, लेकिन तुम्हारी समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। हमारे सहायता दल जल्द ही धरती पर पहुंचेंगे। सांदान ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, धन्यवाद। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर उसने जोड़ा, एक बात और, मैं चमड़ा तैयार करने की कोशिश तो करता हूं, पर कपड़े बनाने का तरीका नहीं जानता। कुआंग मुस्कुराया और कहा, इसकी चिंता मत करो। आने वाले लोगों में कुछ लोग चमड़ा तैयार करने और कपड़े सिलने में माहिर हैं। मैं उन्हें यह काम सौंप दूंगा। कुआंग ने माथे से पसीना पोंछा और 24 नए बीटा खिलाड़ियों की सूची याद की। हर किसी के पास विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा थी। भले वे विशेषज्ञ ना हों, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर सकते थे। गेम नेटवर्क बहुत बड़ा और जुड़ा हुआ था। कुआंग को गर्व हुआ और आशा जागी, मैं इन उत्साही खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा करता हूं। जब हम सब मेहनत करेंगे, जल्द ही मैं एक बड़ा घर ले पाऊंगा। ये सोचकर वो मुस्कुराया। 12 सितंबर शाम 6 बजे एक अपार्टमेंट में एक थका हुआ आदमी बड़बड़ाया, आखिरकार आराम मिला। पिछले 3 दिन बहुत थकाने वाले थे। उसने गेम डिवाइस उठाई, उसे सिर पर रखा, बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर ली। अचानक दुम मिंगिया ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। क्या गेम में कनेक्ट होना सच में इतना आसान है? उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बड़े दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। गेम शुरू होते ही वो अचानक एक पिंजरे में जाग गया। डर के मारे उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा और सोचा, ये दुनिया इतनी असली लगती है। सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि बदबू भी महसूस होती है। अचानक एक राक्षस उसके सामने आ गया। उसने चिल्लाया, ये क्या है? राक्षस ने उसकी नकल की, ये क्या है? दुम मिंगिया ठहरा, फिर चिल्लाया, ये पिंजरा खोलो। ये क्या हो रहा है? राक्षस ने जवाब दिया, तुम कौन हो? एनपीसी। दुम मिंगिया ने भौहें चढ़ाई, एनपीसी क्या होता है? मैं लेवल 99 स्कैवेंजर हूं। तुम कौन हो? राक्षस ने शांतिपूर्वक कहा, मैं हूं स्नेक मैन। दुम मिंगिया की आंखें खुली,
तुम लेवल 99 स्कैवेंजर हो। मैं ही हूं जो चाकू पकड़ता हूं। फिर उसने जिज्ञासु होकर पूछा, पर तुम इतने अजीब क्यों दिखते हो? इतने बदसूरत क्यों हो? स्नेक मैन ने कंधे उचकाए। बदसूरत? और तुम? फिर सवालों से भरे हुए वो घूम कर चिल्लाया, मेरे पास वो क्यों नहीं है? दुम मिंगिया चुप रह गया। तुम ऐसे दिखते हो, क्या यही मुख्य बात है? स्नेक मैन ने पूछा। ये नहीं है, वो भी नहीं। अमडी, सिस्टम सबको धोखा दे रहा है। दुम मिंगिया ने पूछा, अगर तुम सांप हो सकते हो तो महिला लिंग क्यों नहीं जोड़ते? स्नेक मैन ने कहा, अगर तुम सांप नहीं बनना चाहते तो हम बदल सकते हैं। दुम मिंगिया हैरानी से सिर हिलाकर दूर चला गया। उसने जिज्ञासा से एक कांच के पिंजरे के पास गया। वेबसाइट पर लिखा था कि हाइबरनेशन चैम्बर शरीर के स्कैनिंग डिवाइस से जुड़ा है, जिससे गुण और रैंक पता चल सकते हैं। उसने अपनी विशेषता तालिका देखी और सिस्टम बोर्ड उभरा। सामान्य वयस्क पुरुष का गुणांक सूचकांक 5 प्लस या -2। दुम मिंगिया के आंकड़े सामान्य वयस्क से मेल नहीं खाते, केवल उसकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कम थी। बाकी 4 गुण काफी मजबूत थे। वो सोचने लगा, मैं खुद को काफी स्मार्ट महसूस करता हूं, भले मेरी आईक्यू थोड़ी कम हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेक मैन मुस्कुराया और दुम मिंगिया को देखकर उसे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। स्नेक मैन ने उससे कहा, अरे तुम ठीक हो? मैं तो पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा हूं। चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं, पहले बाकी खिलाड़ियों से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैनेजर का इंतजार मत कराओ। इतना कहकर वो आराम से चल पड़ा, जबकि डिंगा हक्का-बक्का खड़ा रह गया। तभी डिंगा ने कुछ अजीब देखा। स्नेक मैन की पीठ पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी पीठ पर कुछ है। स्नेक मैन ने जवाब दिया, कागज? उसने वो कागज उठाया और सोचा, ये तो वाटरप्रूफ लगता है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ। वो कागज पढ़ने लगा और चुपचाप सोचने लगा, आखिर इसमें लिखा क्या है? दोनों एक और कमरे में पहुंचे, जहां बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें देखा और हैरान रह गए। अरे देखो, सांप इंसान। सभी की निगाहें स्नेक मैन पर टिक गई। क्या हम रेसिपी चुन सकते हैं? क्या ये कोई छिपा हुआ प्रोफेशन है? सब लोग उसकी तरफ दौड़े और उसकी प्रशंसा करने लगे। डिंगा ने सोचा, जैसा कि सोचा था, छिपे हुए ऑफिशियल स्टेटस अब भी लोकप्रिय है। स्नेक मैन ने डिंगा का कंधा पकड़ा और बोला, भाई अब उदास मत रहो, अब से मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डुमिनजिया ने उसके मुंह से आती बदबू को सूंघा और तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। सोचा, ये दीमक सांप बहुत ही बदबूदार है, बर्दाश्त के बाहर। उसने बाकी खिलाड़ियों की ओर देखा और मन में सोचा, चाहे ग्रुप में कूड़ा बीनने वाले सांप लोग हों, बाकी खिलाड़ी तो सामान्य इंसान ही है। डिंगा ने गौर किया और अनुमान लगाया। शारीरिक परीक्षण के अनुसार कई खिलाड़ी उसी फिजिकल सिस्टम वाले हैं जैसे वो, कुछ परसेप्शन सिस्टम वाले, कुछ सेंसेटिव सिस्टम वाले और कुछ इंटेलेक्चुअल सिस्टम वाले। तभी उसने देखा कि 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। वो चौंक गया। रुको, यहां महिला खिलाड़ी भी है। उसकी आंखें चांद जैसी चमकने लगी। दूसरी ओर 2 महिला खिलाड़ी बहस कर रही थी और उनके आसपास सभी लोग देखने लगे। डिंगा फिर से चौंका। सच में महिला खिलाड़ी है। एक लड़की ने गुस्से में चिल्लाया, डैंग डैंग, तुम कोई बच्चा हो क्या? जिससे दूसरी लड़की नाराज हो गई। डैंग डैंग गुस्से में उसका ठोड़ी पर सिर मारती है, लंबी हो तो क्या, अब शायद मैं तुमसे भी लंबी हूं। 10 मिनट पहले हाइबरनेशन चैम्बर में लड़की अचानक जाग उठी थी। डैंग डैंग चैम्बर से बाहर दौड़ी और चारों ओर देखकर चौंकी। क्या मैं सच में गेम में हूं? अजीब दृश्य देखकर वो सोचने लगी, ये तो सच में गेम है। उसने अपने हाथों को देखा और रोमांचित होकर सोचा, ये एहसास तो बहुत असली लग रहा है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। वेबसाइट पर जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था, उसे अनुभव करना है। वो स्टोरेज रूम से बाहर निकली। यहां तो सब कुछ खाली है, चलो बाहर जाकर देखते हैं। जब वो दूसरे कमरों में पहुंची, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इतना बड़ा कमरा और इतने सारे खिलाड़ी, ये जगह वाकई बहुत बड़ी है, उसने मन में सोचा। तभी डैंग डैंग ने देखा, दूसरी ओर एक और महिला खिलाड़ी खड़ी थी। उसने सोचा, शुक्र है कोई और भी है, बहुत लंबी दिखती है, शायद 1.8 मीटर।
वो यान या की ओर दौड़ी। हाय सिस्टर। डैंग डैंग ने जल्दी से खुद को यान या से मिलवाया। मैं डैंग डैंग हूं। यान या मुस्कुराई और बोली, मैं यान या हूं। तभी डैंग डैंग चुप हो गई। यान या ने पूछा, क्या हुआ? डैंग डैंग ने कहा, यहां सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं। यान या ने जवाब दिया, शायद ये हमारा शुरुआती आउटफिट है। लेकिन डैंग डैंग को शक था, इतना आसान नहीं है। उसने मन में सोचा, मेरे कॉस्ट्यूम बनाने के अनुभव के अनुसार इस कपड़े का मटेरियल सामान्य नहीं है। उसने अपनी शर्ट को छुआ। यह ठंड और हवा से बचाने वाला इंसुलेटिंग मटेरियल लग रहा था, जो अब तक देखे किसी भी कपड़े से कहीं ज्यादा उन्नत था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। डैंग डैंग ने मन ही मन सोचा, यहां के मटेरियल बाकी जगहों से अलग है। ऐसे डिजाइन का मकसद क्या है? उसने अपनी शर्ट की बेल्ट खींची। तुरंत ही शर्ट एक सुरक्षात्मक परत में बदल गई, जो उसके शरीर से चिपक गई। डैंग डैंग अचानक शर्म से लाल हो गई। उसने यान या से कहा, इस चीज में तो कोई ऑर्गन जैसा है। कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। ये देखकर यान या हंसी से कांपने लगी। डैंग डैंग को लगा कि वो उसके शरीर पर हंस रही है, जिससे उसे गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, घटिया, ये मुझे फ्लैट होने के लिए चिढ़ा रही है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे लोगों से है जो मुझे फ्लैट बोलते हैं। डैंग डैंग चिल्लाई, क्या हंस रही हो? बड़े ब्रेस्ट है तो क्या, गाय हो तुम? बड़े ब्रेस्ट और छोटी अक्ल। ये सुनते ही यान या भी गुस्से में आ गई। बोली, अरे उसके तो ब्रेस्ट ही नहीं, तो अक्ल कहां से आएगी? सारा दिमाग शायद उसके पिछवाड़े में है। पर अरे, वहां भी कुछ नहीं है, ना ब्रेस्ट ना बट। कितनी दयनीय बच्ची है। फिर यान या ने भी अपनी बेल्ट खींची। सुरक्षात्मक सूट तुरंत सक्रिय हुआ और उसकी जबरदस्त बॉडी दिखाई देने लगी। यान या ने गर्व से कहा, हां, मेरे ब्रेस्ट बड़े हैं और मैं इस पर गर्व करती हूं। अगर तुम्हारे छोटे हैं तो चुप रहो। डैंग डैंग गुस्से से बोली, गाय। यान या ने जवाब दिया, बड़ा दिमाग और कोई ब्रेस्ट नहीं। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वे अभी भी काफी छोटी है, भले ही असल जिंदगी में प्राथमिक स्कूल की छात्राएं ना हो। दुर्भाग्यवश डैंग डैंग असल जिंदगी में एक कॉस्ट्यूम कंपनी की जनरल डिजाइन डायरेक्टर थी। एक परिपक्व और समझदार औरत जो गेम में अपनी पहचान ढूंढने आई थी। यान या ने तंज कसते हुए कहा, डैंग डैंग, जनरल मैनेजर? मुझे लगा कोई बड़ी कंपनी की मैनेजर होगी। बता दो जरा, कौन सी कंपनी में काम करती हो, बहन जी? डिंगा उनके बीच की इस बैसर पैर की बहस को देखता रह गया, बिल्कुल चुप, जैसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। चारों तरफ अफरातफरी मची हुई थी। बहसों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। सिर फट रहा था। वो सोचने लगा, कहीं मैं किसी गेम वर्ल्ड में नहीं, पागल खाने में तो नहीं आ गया? तभी अचानक सो कुआंग वहां आ गया। उसकी गंभीर और ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी खिलाड़ी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सब एक साथ बोले, एनपीसी। डिंगा भी पीछे नहीं रहा। उसने मन में सोचा, शुरू हो गया। यही तो है वो लीजेंडरी मैनेजर। उसने मन ही मन कोल फर्नेस और सीमेंट की भट्टियों की कल्पना की और सोचा, भले ही ये मेरा पहला दिन है, पर मैं इस गेम को पहले से फॉलो करता रहा हूं। थोड़ा बहुत तो समझ है। आज एक्सपीरियंस का तीसरा दिन था। कोल फर्नेस से बड़ी मात्रा में कोयला मिला। सीमेंट राख को सफलतापूर्वक जलाया गया और अब एक बड़ी सीमेंट भट्टी भी बना ली गई थी। अगर कल का प्रयोग सफल रहा तो घर को फिर से बनाना आसान होगा। सो कुआंग ने आवाज लगाई, शेल्टर 4004 में आपका स्वागत है। उसने गंभीरता से खुद को परिचित कराया, मैं यहां का मैनेजर हूं। कोड नाम सो कुआंग। उसके हैंडसम चेहरे पर आत्मविश्वास था। एक रोबोट खरगोश के पास खड़े होकर उसने दोहराया, शेल्टर 4004 में आपका स्वागत है। मैं यहां का मैनेजर हूं। कोड सो कुआंग। जब वहां मौजूद लोगों ने यह सुना तो सभी के चेहरे गंभीर हो गए और उसी भीड़ के बीच एक म्यूटेंट खड़ा था। शायद अभी तक किसी को उसका ध्यान नहीं गया था। सो कुआंग बोल ही रहा था कि उसकी नजर अचानक उस पर गई और वो चौंक गया। ये म्यूटेंट यहां क्या कर रहा है? पर जब उसने ध्यान से देखा तो सोचा, इस बेवकूफ जैसे चेहरे के पीछे शायद कोई प्लेयर ही है। वो व्यक्ति जिसे वो घूर रहा था पसीने से भीग गया था। लेकिन खुद सो कुआंग भी शांत नहीं था। उसके माथे पर भी ठंडी पसीना बह रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं डार्क जोन के असली सर्वाइवर से डरता हूं, इन खिलाड़ियों की चालों से नहीं। अपने पावर के सामने वो थोड़ा आश्वस्त था। किसी को फायर करना हो, अकाउंट ब्लॉक करना हो या स्टेटस छीनना हो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। उसने उस खिलाड़ी को सजा देने की कल्पना की और सोचा, अब डर गए ना? मैनेजर से माफी मांग रहे हो। पर फिर भी वो सोच में पड़ गया, इस स्नेक मैन की असलियत क्या है?
वो थोड़ा चिंतित जरूर था, लेकिन फिर भी बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। सो कुआंग ने बात जारी रखी, मुझे सबको ये खबर देनी है कि युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। फिर खरगोष्ठी ने वर्तमान दुनिया की छवि दिखाई। अगर कोई चाहता है तो तुरंत अपने सामान बांधकर घर जा सकता है। मां अब पूरी तरह सक्षम नहीं है। अब यह दुनिया दुनिया के अंत के 200 साल बाद की है। हमने सबसे मुश्किल सालों को पार कर लिया है। सो कुआंग की बात सुनकर लड़कियां तो हैरान थी। लगभग हर कोई ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा, यहां खड़े होना मतलब 120 अरब लोगों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत होना है। उम्मीद करता हूं आप जल्दी से हालात समझेंगे। टी ने स्क्रीन पर और तस्वीरें दिखाई। फिर सो कुआंग ने गंभीर चेहरा बनाकर शपथ दिलाई, पीपल्स फेडरेशन के बैनर तले हम अपने वतन को फिर से बनाएंगे। उसने अपना हाथ टी की तरफ बढ़ाया और सभी को बताया, ये मेरे सहायक है, टी। अगर शेल्टर से जुड़ी कोई समस्या हो या कोई बात न समझ आए तो उनसे पूछना। वो बोला, मैंने ये बात एक बार बिना कोई गलती दोहराई। अब इंतजार कर रहा हूं बाकी खिलाड़ियों के आने का। मैं फिर दोहराऊंगा, कोई बड़ी गड़बड़ी या प्लॉट में दिक्कत नहीं होगी, सब वैसा ही रहेगा। गंभीर होते हुए सो कुआंग ने शेल्टर रेसिडेंट हैंडबुक निकाली, जो अब 2.0 वर्जन में अपडेट हो चुकी थी। इसमें निवासियों के लिए नियम और आदेश और निषिद्ध बातों की सूची थी, जिसे सबको ध्यान से पढ़ना था। सो कुआंग के नियम सुनकर खिलाड़ी, यहां तक कि म्यूटेंट भी चौंक गए। नियम तोड़ने वालों को हाइबरनेशन के लिए भेजा जाएगा और उन्हें बंद रखा जाएगा। उस पल सो कुआंग ने दंड की कल्पना की। उस व्यक्ति की चीखें सुनाई दी जो डर के मारे मुझे छोड़ दो कह रहा था। उसने गंभीरता से कहा, सबसे खराब हालत में खिलाड़ी को खेल से निकाल दिया जाएगा और स्थायी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब नियमों का पालन करेंगे। खिलाड़ियों की आंखें चौड़ी हो गई, वे डर गए। यान ने सोचा, ये एनपीसी बहुत ताकतवर है। सो कुआंग ने खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, अगर आपने पहले से अपॉइंटमेंट किया है तो इसका मतलब है कि आपने नियमों को माना है और कोई सख्त नियम नहीं है। नए नियमों में खिलाड़ी एक दूसरे को पार कर सकते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, अवैध लेन देन कर सकते हैं, उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कॉटेजों को तोड़फोड़ सकते हैं और दीवारों पर ग्राफिटी भी बना सकते हैं। सो कुआंग ने कहा कि ये नियम सभी सामान्य खिलाड़ियों की भलाई के लिए है, और कुछ नियम तो खिलाड़ियों ने खुद समूह में सुझाए थे, जिन्हें उसने शामिल किया है। उसने कल्पना की कि खिलाड़ी दीवारों को तोड़ते हुए अपनी बुद्धि लगाते हैं। ये गेम तो आजादी और सैंडबॉक्स की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन किसी को भी दूसरों के गेम का अनुभव खराब करने की इजाजत नहीं। सो कुआंग ने याद किया कि कैसे उसने अपने आप को पूंजीपतियों को बेचा था। जैसे कि उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना हो तो मजदूरी करनी पड़ेगी। फिर उसने खिलाड़ियों को, जिसमें स्नेक मैन भी था, अपने पीछे चलने को कहा। उन्होंने 24 खिलाड़ियों को 2 समूह में बांटा और लिफ्ट से सतह पर ले गए। बाहर की दुनिया देखकर खिलाड़ी और स्नेक मैन दोनों चकित थे। ये सच में गेम की दुनिया है, कितनी भव्य है। सो कुआंग मुस्कुराया और खुशी से कहा, मैंने कहा था ना, ये वाकई शानदार है। लेकिन मन ही मन वो व्यंग्य से भरा था कि खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। सो कुआंग ने खिलाड़ियों को टीएन डॉन के संसाधनों से परिचित कराया और जोर दिया कि टीएन डॉन में खुले में शौच करना मना है, क्योंकि इसका मतलब है कि सामाजिक स्तर के सबसे नीचे गिर जाना। फिर उन्होंने उन्हें बुजुर्गों के समूह के पास ले जाकर बताया कि आज जेल निर्माण तेजी से हो रहा है और जब मूल निवासी काम की जरूरत होगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं, वे बुजुर्ग उन्हें काम बताएंगे। फिर उन्होंने खिलाड़ियों को उनके काम के लिए ले गए। 8 खिलाड़ियों को दीवार बनाने का काम मिला, कुछ को ईंटें ले जाने और दीवार बनाने के लिए कहा गया। मैनुअल लेबर होने के बावजूद वे इस काम में मस्त दिख रहे थे। कुछ खिलाड़ियों को कांग तुयोंग में सीमेंट जलाने के लिए भेजा गया। वे इस काम के लिए उत्साहित थे क्योंकि काम के समय के लिए स्कोरिंग सिस्टम था और उन्हें प्रति घंटा 10 बोनस पॉइंट्स मिलते थे। भले ही वे बोनस पॉइंट्स के उपयोग को न समझते हों, खिलाड़ी काम शुरू करने के लिए तैयार थे। खिलाड़ी आपस में बात कर रहे थे, एक्सप्लोरर्स सही कह रहे हैं, फाइल मत डिलीट करो, काम पूरा करो। एक्सपेरिमेंटल फेज में इतना हिसाब किताब करने का क्या मतलब? खिलाड़ियों को सिर्फ दीवार बनाना ही नहीं था, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण काम भी थे, जैसे कि कटाई, धूम्रपान, मछली पकड़ना, सुअर का शिकार और संग्रह करना। शायद ये जगह पुराने जमाने की तरह कार्यों को बांटती थी। उदाहरण के लिए 1.8 मीटर लंबी महिला खिलाड़ी न या को एक संग्रहकर्ता का काम मिला। सो कुआंग सभी खिलाड़ियों की जानकारी उनके जीन, क्रम, ताकत, चुस्ती, सहनशक्ति, प्रतिभा और अन्य डेटा से सिस्टम के जरिए प्राप्त कर सकता था। न या का जीन अनुक्रम पहचान प्रणाली था, लेकिन मुख्य गुणों में से उसका पहचान थोड़ा कम था। रात में 10 में से 6।
उसकी खासियत थी जहरीली सहजता। जिस खिलाड़ी में यह गुण होता है वो ज्ञान और अनुभव से स्वतंत्र होकर जीवों के स्वाभाविक इंस्टिंक्ट्स पर निर्भर रहता है ताकि विषैले तत्वों को पहचान सके। साथ ही शरीर में प्रभावी विष निषेधक मिलने से पहले उसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते थे।